नमस्कार व्यूअर्स। तो आज हम लोग हेलो एल्केन्स की सीरीज़ का पार्ट 8 देखेंगे, जिसमें इसके पहले हमने डिस्कस किया था नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाओं की क्रियाविधि के संबंध में SN1 और SN2 अपक्रियाएं। ठीक है, वो पार्ट 7 था, जो हमने कोशिश की थी डिटेलिंग करने की कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाओं में किन किन कारणों से वो SN1 और किन किन कारणों से वो SN2 हो सकता है। ठीक है, तो आज हेलो एल्केन्स का जो नाभिक स्नेही रासायनिक गुण के अंतर का जो पहला हिस्सा होता है, क्योंकि हेलो एल्केन्स में RX, तो RX में से X माइनस हट सकता है, अर्थात नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाएं होंगी, तो उसके जो बहुत ही बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं वो हम देखेंगे। क्लियर। अब देखते हैं क्या होता है। अगर RX को देखें, अगर हम, ये एल्किल हैलाइड है, ये एल्किल हैलाइड है, इसका प्रतिस्थापन हम करा रहे हैं, इसका प्रतिस्थापन करा रहे हैं, और ये X माइनस के फॉर्म में निकलेगा तो कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल ही आएगा यहाँ पर, तो बनेगा क्या RNU, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल और X माइनस अलग हो गया। तो ये जो डेराइव्ड है ये प्रतिस्थापी उत्पाद है। ठीक है, ये प्रतिस्थापी उत्पाद है। कौन सा प्रतिस्थापी? यहाँ पर नाभिक स्नेही द्वारा नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन हुआ है, तो उसी के अंतर्गत कौन कौन सी रिएक्शंस हो सकती हैं वो हम देखेंगे पहले। ठीक, प्रतिस्थापन अपक्रियाओं में अब हमने एक समरी लिख रखी है। ठीक है, ये लगभग कुल 11 रिएक्शंस हैं, इनके बारे में देखेंगे, जिसमें RX से हम डिफरेंट टाइप ऑफ डेराइव्ड कंपाउंड्स बना सकते हैं। ठीक, देखते जरा क्या है। ये सारे एग्जाम्पल्स बेटा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाओं के हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हम ले लेते हैं, इसमें फर्स्ट कैटेगरी ले लेते हैं जलीय क्षार, जलीय क्षार से क्रिया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बड़ा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अगर हम क्षार की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराएं तो वहाँ पर कंपटीशन होता है, दो रिएक्शंस में कंपटीशन होता है, और अगर कंडीशन फेवर में जिसके रहेंगी वही अपक्रिया होगी। क्या मतलब इसका? मतलब क्षार की उपस्थिति में अगर हम एल्किल हैलाइड को डालते हैं तो वहाँ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाएं तो हो सकती हैं, उसके साथ साथ विलोपन अपक्रियाएं भी हो सकती हैं, जो कि अगला पार्ट है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाओं के बाद अगला पार्ट होगा विलोपन अपक्रियाएं। तो विलोपन और प्रतिस्थापन में कंपटीशन होता है। तो एक सिंपल पैटर्न याद रखिए कि अगर हम जलीय क्षार लेंगे, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन में जलीय क्षार लेते हैं, चाहे जलीय NaOH ले लें, जलीय KOH ले लें, तो हमेशा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया होगी। टेम्परेचर हमें कम रखना पड़ता है, टेम्परेचर हम क्या रखेंगे? कम रखेंगे। ठीक है, एल्किल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी का पैटर्न याद रखिएगा, 3 डिग्री इज मोर रिएक्टिव दैन 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड देन मेथिल। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में प्रतिस्थापन के लिए। और दूसरा, अगर हमारे पास R सेम है, हैलोजन भिन्न है, तो RI मोर रिएक्टिव होगा, RBr उसके बाद RCl एंड RF। तो एल्किल आयोडाइड जो है, अगर सेम R है और हैलोजन भिन्न है, तो वहाँ एल्किल आयोडाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एल्किल हैलाइड होगा। ठीक है, एल्किल आयोडाइड इज मोर रिएक्टिव। ठीक है, तो अब जलीय क्षार की कंडीशन में देखो, अगर हम RX की क्रिया मान लो NaOH से करा देते हैं, एक्वस सोल्यूशन ले लिया हमने, तो सिंपल है ROH प्लस NaX। ठीक, अब इसकी रिएक्शंस आप दिखा सकते हैं, मेथिल आयोडाइड के साथ दिखा दीजिए, आसानी से रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, एक्वस NaOH, तो ये हो गया मेथेनॉल, और प्लस NaI, तो यहाँ आप सीधे कह सकते हैं एल्कोहल प्राप्त होता है, एल्कोहल प्राप्त होता है। अब अगर आप रिलेटिव स्टडी देखेंगे, 3 डिग्री एल्कोहल जल्दी बनेगा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ज़्यादा रिएक्टिव, तो 3 डिग्री एल्कोहल जल्दी बनेगा, 2 डिग्री 1 डिग्री मेथनॉल टाइप का। ठीक है, अगली कैटेगरी देखो, अगर हम सेम नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ, नम सिल्वर ऑक्साइड का ये भी जो है क्षार है, हम आपको बताते हैं, नम सिल्वर ऑक्साइड से क्रिया। अब सिल्वर ऑक्साइड मतलब Ag2O, अगर आप इसको रिएक्शन में देखें, ये सिल्वर ऑक्साइड है, सिल्वर +1 होता है ना ऑक्साइड, अगर इसका नमी के साथ रिएक्शन कराया जाए तो ये बनाएगा सिल्वर हाइड्रोक्साइड। तो हम रिएक्शन में वास्तव में इसी को दिखा रहे हैं, नम सिल्वर ऑक्साइड। ठीक है, लेकिन ये पार्टिसिपेट इस फॉर्म में करेगा, तो वहाँ से हमें AgOH, जैसे NaOH था वैसे AgOH। तो यहाँ पर भी अब मान लो ये एल्किल हैलाइड है और नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ अगर रिएक्शन हो रही है, तो ये मिलेगा आपको RH प्लस ROH प्लस AgX 2 टाइम्स, ये भी 2 बार, ये भी 2 बार, तो ये हो गया एल्कोहल। ये क्या हो गया बेटा? एल्कोहल। तो नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ, मतलब या नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ या जलीय क्षार NaOH या KOH, ये भी क्षार है,
ये भी क्षार है। तो अगर इनके साथ अपक्रिया कराएंगे तो हमें एल्कोहल प्राप्त होता है। यहाँ पर भी वही मेंशन कर सकते हैं, एल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा? एल्कोहल मिलेगा। अगला देखो, अब 4 रिएक्शंस हैं कुछ जो थोड़ा सा मतलब एक दूसरे को काउंटर करती हैं। 4 रिएक्शंस हैं, एक तो ये दोनों और एक ये दोनों। ठीक बेटा, ये दोनों रिएक्शन, ये एल्कोहलिक पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड, ये भी लिख सकते हैं। और दूसरा है एल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड। क्योंकि इनका जो सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है और ये भी सॉल्ट है, इस सॉल्ट का नेचर अलग होता है। जैसे ये आयनिक यौगिक है और ये सहसंयोजी यौगिक है, तो जो उत्पाद हमें प्राप्त होता है वो उसी के रेस्पेक्ट में अलग मिलता है। जैसे यहाँ अगर हम एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड या सिल्वर साइनाइड के साथ सोडियम साइनाइड के साथ अपक्रिया कराएं, एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड के साथ अपक्रिया कराएं, तो हमें मिलता है एल्किल साइनाइड। ये एल्किल साइनाइड है, ये एल्किल साइनाइड। मतलब इसमें जैसे साइनाइड जो है ना, साइनाइड आप देखें तो ये उभयधर्मी आयन होता है, या उभयधर्मी लिगेंड भी कहते हैं इसको, उभयधर्मी सहलग्नी भी कह सकते हैं। एम्फोटेरिक होता है, मतलब इसमें एक से ज़्यादा ऐसे परमाणु हैं जो बॉन्ड बनाने की क्षमता रखते हैं। अगर इसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया जाए तो आप देखें यहाँ पर भी लोन पेयर मिलेगा, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो बॉन्ड इधर से भी बन सकता है और बॉन्ड इधर से भी बन सकता है। तो जैसी अवस्था रहेगी विलयन के अंदर अणु की, उसी प्रकार से कभी बॉन्ड इससे भी बन सकता है और इससे बन सकता है। इसी कारण ये आयनिक यौगिक है, तो यहाँ साइनाइड बनता है, आर साइनाइड, और ये AgCN जो है वो सहसंयोजी यौगिक है, यहाँ बनता है RNC, एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड। क्लियर? तो ये 2 रिएक्शन एक साथ देखेंगे और 2 रिएक्शन ये देखेंगे, तो इनका कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये बहुत हेल्प करेंगे आपको कन्वर्जन्स में। ठीक है, जब आप अंतरा परिवर्तन करते हैं, इस कंपाउंड A से X जाना हो, A से Z जाना हो, कुछ और बनाना हो, तो वहाँ पर बड़े हेल्प करते हैं। ठीक है, अब देखो जरा क्या होता है। एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड या सिल्वर सोडियम साइनाइड भी ले सकते हैं बेटा। ठीक है, एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड से अपक्रिया, दोनों प्रबल क्षार हैं, दोनों प्रबल क्षार के सॉल्ट हैं, K+Na+ होता है। अब अगर इससे रिएक्शन कराया जाए RX + KCN, तो मिलेगा क्या? एल्कोहल है, ध्यान रखिएगा। यहाँ जो विलायक है, सॉल्वेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं वो एल्कोहल था, और यहाँ जो सॉल्वेंट है वो एक्वस है, मतलब यहाँ वाटर लिया गया था। ठीक है, और यहाँ पर एल्कोहल यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ क्या हो रहा है? KCN RCN + KX, दिस इज एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड। क्लियर? अगला देखो, एल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड से क्रिया, तो सिल्वर साइनाइड, अब यहाँ NC बनेगा। ठीक है, अब इन दोनों की कंडीशन हम बता देते हैं आपको अलग से कि ऐसा क्यों हो रहा था। ये है सिल्वर साइनाइड, एल्कोहलिक मीडियम ये भी है बेटा, और बनेगा RNC + AgX, दिस इज एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड, तो साइनाइड हो गया, दिस इज एल्किल आइसोसाइनाइड। क्लियर? CN और NC। अब अगले पार्ट देखो, ONO और NO2। तो आप देखिए जरा, एल्कोहलिक पोटेशियम नाइट्राइट, दिस इज नाइट्राइट बेटा, पोटेशियम नाइट्राइट ONO, जैसे NO2 है ना, तो इसका स्ट्रक्चर में फॉर्म ये आएगा ONO, इस टाइप से, तो नाम रखा गया है नाइट्राइट। जब बॉन्डिंग ऑक्सीजन से होती है तो नाइट्राइट कहलाता है, जब बॉन्डिंग नाइट्रोजन से होती है नाइट्रो कहलाता है। ठीक है, तो ये पोटेशियम नाइट्राइट है। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ RX + KNO2 वो इकट्ठा करके लिखा गया है, बट स्ट्रक्चर लाइक दैट, KNO2 लिखा गया है। अब यहाँ पर क्या बनेगा, ये, और ये हो जाएगा KX, दिस इज एल्किल नाइट्राइट। क्लियर? अगला देखो, अगला है एल्कोहलिक सिल्वर नाइट्राइट AgNO2 से क्रिया। अब इसमें अगर आप देखें तो नाइट्रो कंपाउंड मिलेगा, ये हो गया RX AgNO2, और यहाँ मिलता है बेटा RNO2 + AgX। यहाँ बॉन्डिंग नाइट्रोजन से है, यहाँ बॉन्डिंग ऑक्सीजन से है।
ठीक है, ये फ़र्क है। और इसका नाम होगा नाइट्रो एल्केन। क्लियर। अब इन चारों रिएक्शंस की जो कंडीशन थी वो हम देखते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। यहाँ पर KCN के साथ अभिक्रिया कराने पर CN बना है, सिल्वर साइनाइड के साथ अभिक्रिया कराने पर NC बना है। तो ऐसा हुआ क्यों, पहले ये देख लो फिर इनके बारे में। अब देखो होता क्या है, ये जो CN है ना साइनाइड, ये एक बाइडेंटेट है या एम्फीडेंटेट बोलते हैं इसको, उभयधर्मी सहलग्नी। ठीक है, ये उभयधर्मी सहलग्नी है, इसको एम्फीडेंटेट लिगेंड भी कहते हैं। ठीक, मतलब बॉन्डिंग इधर से भी हो सकती है और इधर से भी हो सकती है। उभयधर्मी का मतलब डुअल नेचर, एम्फोटेरिक होता है ना, एम्फोटेरिक। तो एम्फो शब्द का मतलब ही होता है कि जो दो प्रकार की प्रकृति रखता हो। अब जैसे पानी भी उभयधर्मी होता है, तो पानी H+ दे भी सकता है, H+ ले भी सकता है, या H+ दे सकता है वो H- भी दे सकता है। तो वैसे ये उभयधर्मी सहलग्नी है। तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि ये एक ऐसा आयन है, मतलब दो परमाणु का एक ऐसा आयन जिसमें जो बॉन्डिंग है वो कार्बन से भी पॉसिबल हो सकती है और नाइट्रोजन से भी पॉसिबल हो सकती है। अब ये जो KCN है ये एक आयनिक कंपाउंड है, आयनिक यौगिक है एक। ठीक है, आयनिक कंपाउंड है ये। तो जब आप इसे एल्कोहलिक सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो KCN टूट जाता है। तो KCN जो है वो डिसोशिएट कर जाएगा K+CN- में। अब जो एल्किल हैलाइड है वो सॉल्वेंट में ये भी डिसोशिएट करेगा, बनाएगा X- और ये R+। चूँकि जो लवण है वो भी डिसोशिएबल फॉर्म में है, तो R+ बड़ी आसानी से इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना करके क्या बना लेगा, RCN, और ये KX बन जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर जो साइनाइड आयन है वो आयनित अवस्था में रहता है, जिससे जो नेगेटिव पार्ट वो कार्बन पे रहेगा। तो R+ जो कार्बोनियम आयन बना है एल्किल हैलाइड में X- के निकलने के बाद, वो R+ जो है कार्बोनियम आयन वो बड़ी आसानी से कार्बन के साथ बॉन्ड बना करके एल्किल साइनाइड का मुख्य उत्पाद दे देता है। लेकिन अगर यहीं पर AgCN को देखा जाए, सिल्वर साइनाइड, ठीक, ये एक सहसंयोजी यौगिक है जो, जी हाँ, ये एक सहसंयोजी यौगिक है और ये सॉल्यूशन में पूरी तरह से आयोनाइज्ड नहीं होता। तो जब ये पूरी तरह से आयोनाइज्ड नहीं होता तो होगा क्या, ये बॉन्डिंग बनी रहती है। मतलब सिल्वर साइनाइड जब आयनित नहीं होगा तो ये बॉन्डिंग तो बनी रहेगी, कार्बन और धातु के बीच का बॉन्ड टूटता नहीं है, या कार्बन और सिल्वर के बीच का बॉन्ड टूटता नहीं है। तो जो RX होगा, अब RX ये जो टूटा है R+ और X-, मतलब ये कार्बोनियम आयन, अब इसके पास सिर्फ एक चांस है कि वो इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए, ना कि कार्बन के साथ। क्यों? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी फ्री नहीं हुई है सिल्वर साइनाइड का सहसंयोजी यौगिक होने के कारण। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि R+ मतलब कार्बोनियम आयन या एल्किल ग्रुप जो है नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब जब नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये बॉन्ड फिर बीच में टूटेगा। बॉन्ड बनने के बाद जब नाइट्रोजन के साथ कार्बन या R का बॉन्ड बन जाएगा तो ये बॉन्ड फिर डिसोशिएट करेगा, ये Ag और X के साथ AgX मिल जाएगा। अब यहाँ कंप्लीशन कैसे हुआ, बॉन्ड तो बना, नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी हो गई लेकिन कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं हुई। तो जो बॉन्ड, ये जो बॉन्ड हुआ है यहाँ पर नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड के साथ साथ एक उपसहसंयोजी बंध भी आएगा। नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में क्या आएगा बेटा, एक उपसहसंयोजी बंध, तब जाकर के कार्बन की वैलेंसी पूरी होगी। इसके कारण हुआ क्या, यहाँ पर जो उत्पाद बना है वो एल्किल आइसोसाइनाइड का है, एल्किल आइसोसाइनाइड। और यहाँ जो बन रहा था वो क्या था, एल्किल साइनाइड। ये एल्किल साइनाइड और ये एल्किल आइसोसाइनाइड। तो सिंपल रीज़न याद रखिए, जो क्षार धातु का साइनाइड है वो एक आयनिक यौगिक है। विलयन की दशा में ये पूरी तरह से आयनित अवस्था में रहता है K+CN- या Na+CN- के रूप में, जिससे एल्किल समूह कार्बन के साथ बॉन्ड बना करके एल्किल साइनाइड का मुख्य उत्पाद दे देता है। जबकि जो सिल्वर साइनाइड है बेटा, ये सहसंयोजी यौगिक है, ये विलयन की दशा में पूर्णतः आयनित नहीं होता है। जब आयनित नहीं होगा तो कार्बन का बॉन्ड फ्री नहीं होगा, इसलिए जो धनावेशित कार्बोनियम आयन
एल्किल हैलाइड से प्राप्त होगा वो कार्बोनियम आयन नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाकर क्या उत्पाद देगा, एल्किल आइसोसाइनाइड। तो यहाँ ये मुख्य उत्पाद ये होता है और यहाँ मुख्य उत्पाद ये होता है। क्लियर। अब नाइट्राइट और नाइट्रो कंपाउंड कैसे मिलते हैं, बोथ कंडीशन सेम है, हम एक्सप्लेन कर देते हैं। ये एल्कोहल है पोटेशियम नाइट्राइट और एल्कोहल है सिल्वर नाइट्राइट, जिसके साथ तो पहले ONO या NO2 का स्ट्रक्चर देखो, ये होता है, ये है बेटा, ठीक। अब इसी को ये ONO जो है ये भी उभयधर्मी ही होता है, उभयधर्मी या उभयदंती कह देते हैं। उभयदंती मतलब एम्फीडेंटेट है ये, मतलब बॉन्डिंग जो है ऑक्सीजन से भी हो सकती है और नाइट्रोजन से भी हो सकती है, तो इसे भी हम उभयधर्मी कह देते हैं। उभयधर्मी कह दो या उभयदंती भी कह सकते हो, अगर कोऑर्डिनेट कंपाउंड की कंडीशन में देखोगे तो इसे उभयदंती भी कहेंगे। एम्फीडेंटेट का मतलब परमाणु या परमाणु के ऐसे समूह जिसमें दो परमाणु, एक से ज़्यादा परमाणु ऐसे हों जो इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखते हों, एक से ज़्यादा परमाणु ऐसे हों जो इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखते हों, या दो तरफ से बॉन्ड बन सकता हो। अब जैसे ऑक्सीजन से भी बॉन्ड बन सकता है और नाइट्रोजन से भी बॉन्ड बन सकता है। अब ये था स्ट्रक्चर। अब आओ इधर NaNO2, KNO2 भी ले सकते हो बेटा, दोनों में से कोई ले लो, ठीक है। ये एक आयनिक यौगिक है, ये एक आयनिक कंपाउंड है और ये टूटता है Na+। अब जैसे इसका स्ट्रक्चर भी है, ऐसे ही देखो, ऐसे ही होता है, ठीक बेटा, ये होता है, लेकिन ये डिसोशिएट करेगा, जब टूटेगा तो Na+ और ONO-, ये हो गया। अब जो एल्किल हैलाइड है जो रिएक्शन कर रहा है इसके साथ, ये एल्किल हैलाइड ये डिसोशिएट करेगा R+X-। अब इस धनावेशित कार्बन के पास ये बड़ी आसानी से चांस है कि इस ऑक्सीजन के साथ जाकर के बॉन्ड बना ले, और बॉन्ड बनाने के बाद क्या दे देगा ये RONO, मतलब एल्किल नाइट्राइट बोलते हैं बेटा, एल्किल नाइट्राइट, ठीक। तो सिंपल रीजन, आयनिक कंपाउंड है तो डिसोशिएट हो जाता है, इसलिए R+ अर्थात कार्बोनियम आयन या एल्किल कार्बोनियम आयन ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ बॉन्ड बना करके RONO उत्पाद बना लेता है। अब दूसरा हिस्सा देखो इसका, ये हम ले रहे हैं सिल्वर नाइट्राइट, ये एक सहसंयोजी यौगिक है, दिस इज कोवैलेंट कंपाउंड, ये एक सहसंयोजी यौगिक है, तो पूरी तरह से विलयन में डिसोशिएट नहीं करता है। तो अब क्या होगा, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, ठीक है। अब जो RX आता है, RX R+X-, ठीक। अब इसके पास क्या चांस है, क्योंकि ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटा नहीं है, ये वाला जो बॉन्ड है टूटा नहीं है, ये डबल बॉन्ड पहले से है, तो इसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि R+ जो है वो इस नाइट्रोजन के साथ जाके बॉन्ड बनाए, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। नाइट्रोजन हैज़ द टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, नाइट्रोजन के पास ये क्षमता है कि वो बड़ी आसानी से एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, किसी इलेक्ट्रॉन्स नहीं को, मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो अब ये दे देगा तो ये बन गया RN के साथ बॉन्ड बना और ये डबल बॉन्ड, ठीक, डबल बॉन्ड हो, और ये जो X- है ये जब टूटेगा तो ये बन जाएगा, अब देखो ये टूट गया ना, ये बॉन्ड टूट गया तो AgX बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि इसकी वैलेंसी फिर कैसे पूरी होगी, तो RNO2 और प्लस AgX, ये कंपाउंड क्या है, दिस इज नाइट्रो एल्केन। तो सिल्वर वाला सॉल्ट जो है वो नाइट्रोजन से बॉन्ड बना रहा है, जबकि क्षार धातु सोडियम और पोटेशियम नाइट्रोजन से इतर, नाइट्रोजन के अलावा दूसरे के परमाणु के साथ बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो इसका शॉर्ट व्यू याद रखो इतना, इसका और इसका, इन चारों केसेस में, ठीक है बेटा, चारों केसेस में कि जो सिल्वर लवण होता है, जो सिल्वर लवण होगा वो हमेशा नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में हेल्प करेगा। ये एक शॉर्ट ट्रिक अपने लिए याद रखिए कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अगर हम सोडियम या पोटेशियम के साथ साथ सिल्वर का सॉल्ट अगर हम कंपैरेटिव रिएक्शन करा रहे हैं, तो जो सिल्वर सॉल्ट होगा वो नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में हेल्प करेगा। सिल्वर सॉल्ट विल हेल्प टू बॉन्ड विद नाइट्रोजन। अब देखो सिल्वर सॉल्ट नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, सिल्वर सॉल्ट नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, क्लियर। अब इसके अगले हिस्से देखो,
धातु एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन, धातु एल्कोक्साइड जैसे धातु हाइड्रोक्साइड होता है ना, धातु हाइड्रोक्साइड, जैसे ये NaOH, इसको क्या बोलोगे बेटा, धातु हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो हाइड्रोक्साइड H की जगह पर अगर हम R लगा दें तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, धातु एल्कोक्साइड। क्या हो जाएगा बेटा, धातु एल्किल है ना, जैसे यहाँ H था तो आप नाम क्या बोल रहे थे, हाइड्रोक्साइड, और अगर हम R लगा दें मतलब एल्किल ग्रुप लगा दें तब नाम क्या बोलेंगे, एल्कोक्साइड। तो ये है धातु एल्कोक्साइड। ठीक, दिस वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज नोन एज विलियमसन सिंथेसिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ईथर, इस रिएक्शन की खासियत है कि आप सिमेट्रिक ईथर, एसिमेट्रिक ईथर, हर टाइप का ईथर आप बना सकते हैं। तो वर्सटाइल यूज़ है इसका। होता क्या है, अगर हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन को सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, धातु एल्कोक्साइड, तो सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं तो ये मिलेगा हमें ROR और प्लस NaX। अब देखो क्या हुआ है, अगर आप जनरल वे में देखें तो ये है X माइनस, ये है X माइनस, यहाँ से निकालो, और ये है Na प्लस, है बेटा। तो ROR, दिस इज़ ROR, और ये है क्या वास्तव में, ये है ईथर। तो ईथर भी कई टाइप के हैं, ईथर सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक होता है। ये बाईवैलेंट ऑक्सीजन है, जो इथरिक ग्रुप होता है वो बाईवैलेंट होता है, मतलब ऑक्सीजन जो है वो 2 एल्किल समूह जुड़ेगा तब जाकर के वो ईथर कहलाएगा। जब ऑक्सीजन 2 R समूह से जुड़ेगा तो वो ईथर कहलाएगा। ये दोनों R अगर समान है तो इसे आप सममित ईथर कह सकते हैं, सिमेट्रिक ईथर, और दोनों R अगर अलग अलग हैं तो एसिमेट्रिक ईथर। ठीक है, दोनों प्रकार के ईथर बन सकते हैं विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया के थ्रू। ठीक है, और इसकी खासियत और भी है कि इससे जो बेंजाइल और एलिल ईथर बनते हैं वो ज़्यादा मतलब कह सकते हैं फास्ट बनते हैं, जिनकी रिएक्शन रेट बहुत तीव्र होती है, बहुत तेज़ी से बनते हैं। ये इस टाइप के ईथर, जैसे इस टाइप के ईथर, ये हो गया ये, ठीक है, ये एलिल ईथर है, एलिल मेथिल ईथर। ये एलिल इतना होता है और ये मेथिल, तो ये एलिल मेथिल ईथर, एलिल मेथिल ईथर, ये कॉमन नेम है बेटा। ठीक है, एलिल मेथिल ईथर। बेंजिल ईथर या बेंजाइल बोलते हैं, इतने ग्रुप को क्या कहा जाता है, बेंजिल या बेंजाइल। यहाँ भी लगा दो OCH3, तो ये हो गया बेंजिल, अल्फ़ाबेट चलोगे ना, बेंजिल और मेथिल, तो बेंजिल मेथिल ईथर। तो ये बड़ी आसानी से बन जाते हैं। ठीक है, अगला हिस्सा देखो, किसी रिएक्शंस में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाओं के अंतर्गत धातु हाइड्रोसल्फाइड, धातु हाइड्रोसल्फाइड से क्रिया। अब खुद सोचो आप, धातु हाइड्रोक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला क्या था, NaOH। धातु हाइड्रोसल्फाइड मतलब अब की बार हाइड्रोजन है। अगर आप पूरा नाम ध्यान से देखें, यहाँ एल्कोक्साइड था मतलब एल्किल था और ऑक्सीजन था, यहाँ पर हम बोल रहे हैं हाइड्रोजन और सल्फ़र है, तो ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब हाइड्रोजन और सल्फ़र है मतलब ऑक्सीजन नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की जगह पे क्या आएगा बेटा, सल्फ़र। तो धातु हाइड्रोसल्फाइड का फॉर्मूला हो गया NaSH। धातु हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड तो ऑक्सीजन है, धातु हाइड्रोसल्फाइड तो हाइड्रोजन तो है ही है, लेकिन ऑक्सीजन की जगह पर क्या है, सल्फ़र। क्या मिलेगा देखो, ये है RX प्लस NaSH, दिस इज धातु हाइड्रोसल्फाइड, एल्कोहलिक है, ये भी एल्कोहलिक है। ठीक है, रिएक्शन होगी, बनेगा RSH प्लस NaX। अब RSH क्या है, थायो एल्कोहल। ROH बोलते हैं बेटा, ROH। ऑक्सीजन को लैटिन वर्ड में थायो कहा जाता है, ध्यान रखिए। ऑक्सीजन को लैटिन, सल्फ़र को लैटिन वर्ड में थायो कहा जाता है, सल्फ़र को लैटिन वर्ड में थायो कहा जाता है। ठीक है, तो ये मिल गया क्या, RSH, दिस इज थायो एल्कोहल, थायो ऑल भी कह सकते हैं, थायो एल्कोहल, या इसको मरकेप्टन भी कहते हैं, मरकेप्टन। ठीक, मरकेप्टन कहते हैं। ठीक है, अगला देखो, धातु मरकेप्टाइड। अब देखो, मरकेप्टन बोल रहे थे हम, अब ये मरकेप्टाइड है, धातु मरकेप्टाइड। जैसे ये RS, अब ये क्या है, एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड, तो धातु एल्कोक्साइड हो गया, RONA। ऐसे ही RSNA,
RSNA को बोलेंगे हम धातु मरकेप्टाइड। तो धातु मरकेप्टाइड से रिएक्शन, धातु मरकेप्टाइड से अभिक्रिया। तो धातु मरकेप्टाइड यहाँ क्या बन रहा था, यहाँ बन रहा है बेटा थायो अल्कोहल, याद रखेंगे। जब हाइड्रोसल्फाइड से रिएक्शन होगी थायो अल्कोहल बनता है, ठीक, और यहाँ बनता है थायो ईथर। क्या बनता है, थायो ईथर, थायो ईथर। जब धातु मरकेप्टाइड से रिएक्शन होगी तो बनेगा थायो ईथर। देखो RX + NaSR, उसी को लिखा है हमने थोड़ा रिएक्शन दिखाने के लिए कर दिया है। RSNA जैसे धातु मरकेप्टाइड, हमने यहाँ लिख दिया NaSR, ठीक बेटा। अब देखो RSR + NaX, ये क्या है, ये धातु मरकेप्टाइड था, यहाँ से निकल जाएगा, NaX निकल गया। ये क्या है, थायो ईथर। ईथर मतलब ROR, थायो ईथर मतलब RSR। O की जगह पर सल्फर आ गया है, ठीक, सल्फर आ गया, हो गया। धातु एल्काइनाइडो से अभिक्रिया। एल्काइनाइड नाम में ही है, ट्रिपल बॉन्ड लग रहा है, एल्काइन, एल्कीन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो उसी का सॉल्ट है ये, उसी का नेगेटिव पार्ट अगर हम देखें तो उसी का धातु के साथ अगर हम बना दें तो सॉल्ट हो जाएगा। होता ये है, ये जो एसिटिलीन हो गया, ये एसिटिलीन, ये जो बेटा होता है ये H ज़्यादा अम्लीय होता है। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में अगर हम देखें तो एल्केन में कार्बन जो है वो sp3 होता है, एल्कीन में कार्बन sp2 होता है और एल्काइन में कार्बन sp होता है। तो चूँकि एल्कीन और एल्काइन मतलब कार्बन जो sp हाइब्रिडाइज है, यहाँ पर S कैरेक्टर ज़्यादा होता है, और S कैरेक्टर ज़्यादा होने के कारण आप कह सकते हैं कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो कार्बन के ज़्यादा नज़दीक होता है, इसलिए इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी और यहाँ से H+ के निकलने की संभावना ज़्यादा होगी। तो ये H+ मतलब जो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन होता है उसकी अम्लीय प्रकृति डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। त्रिबंध ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन की अम्लीय प्रकृति द्विबंध और एकल बंध कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन से कहीं ज़्यादा होती है। तो यहाँ से H+ बड़ी आसानी से निकल जाता है। तो अगर आप देखो तो ये H+, तो ये हो गया क्या, मोनो एसिटलाइड बोलते हैं इसको, एसिटिलीन है ना, तो इसको मोनो एसिटलाइड। और अगर मान लो यहाँ से दूसरा वाला भी H+ निकल जाए, ये H+ था, यहाँ से दूसरा वाला भी H+ निकल जाए बेटा, तो ये हो जाएगा डाई एसिटलाइड, ठीक है, डाई एसिटलाइड। तो इस रिएक्शन से अब हम करते क्या हैं, हम बड़े कार्बन के एल्काइन बना लेते हैं। ये जो धातु एल्कलाइडों से अभिक्रिया के बारे में बता रहे हैं हम आपको, तो एल्किल हैलाइड की रिएक्शन से अगर हम इनसे कराएं, मोनो एसिटलाइड का सॉल्ट ले लें या डाई एसिटलाइड का सॉल्ट ले लें, तो उससे हम बड़े कार्बन के एल्काइन बना सकते हैं। देखो जैसे मान लिया ये ले लिया हमने RX और हम रिएक्शन करा रहे हैं ये, ठीक है, ये एल्काइन है, एल्काइन का यहाँ पर H था, एक ही कार्बन मतलब एक ही हाइड्रोजन हमने हटाया था, तो ये हो गया धातु एसिटलाइड या धातु एल्कलाइड। मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड का कार्बन है जिसके साथ सोडियम या पोटेशियम लगा हुआ है। तो इसकी रिएक्शन हम एल्किल हैलाइड से अगर कराते हैं तो ये देखो NaX निकला। अभी क्या बना, RC ट्रिपल बॉन्ड R, ये एल्काइन है और ये एल्काइन ज़्यादा कार्बन का है, ये एल्काइन क्या है, ज़्यादा कार्बन का है। ऐसे ही मान लो अगर हम डाई सॉल्ट ले लें, जैसे एसिटलाइड का ही डाई सॉल्ट ले लें, ये देखो, तो एल्किल हैलाइड के हमें ज़्यादा मोल लेने पड़ेंगे, तो इधर से भी निकलेगा, ये देखो NaX, और इधर से भी निकल जाएगा बेटा NaX, ठीक। तो उत्पाद क्या बना, RC ट्रिपल बॉन्ड CR, ये भी एल्काइन है। तो एल्काइन या कह सकते हैं बड़े कार्बन के एल्काइन की सिंथेसिस हम इस रिएक्शन से कर सकते हैं, ठीक है। इस नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का लास्ट रिएक्शन देखो, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण, कार्बोक्सिलिक अम्लों के, और जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है ये मोनो है, मतलब एक COOH है, तो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण से क्रिया, सिल्वर लवण से क्रिया, तो सीधा है यहाँ, तो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब RCOOH होता है, इसका सिल्वर लवण बनाना है, तो ये H+ के फॉर्म में निकलेगा, तो यहाँ लगा दो Ag+, तो ये हो गया मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर सॉल्ट। अगर इसकी क्रिया आप करा देंगे एल्किल हैलाइड के साथ बेटा, तो ये देखो RCOOR + AgX,
ये क्या है, दिस इज एस्टर, क्या है बेटा, एस्टर, कार्बोक्सिलिक अम्ल का डेरिवेटिव है एस्टर। क्लियर? तो आई होप की बात समझ में आ गई होगी। यहाँ से ये AgX निकल जाएगा क्योंकि Ag प्लस O माइनस होगा, यहाँ से माइनस R प्लस, तो यहाँ से ये Ag और यहाँ से X माइनस AgX सॉल्ट के रूप में बदल जाएगा, मतलब AgCl, AgBr या AgI बन जाएगा और ये हमारा एस्टर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे रिएक्शन जो हमने डिस्कस किए हैं ये सारे के सारे थे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के संबंध में। ठीक है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ का पहला हिस्सा चल रहा था। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे वो होगा सज्जेफ रूल, हॉफमैन ओरिएंटेशन और उसी के साथ साथ विलोपन अभिक्रियाएँ। ठीक है, और कुछ धातुओं के साथ फिर अपचयन, ये होगा टॉपिक अगले केमिकल प्रॉपर्टीज़ की एल्किल हैलाइड्स की रिएक्शंस में। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।